हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर भारत की सारी नदियों को एक साथ अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये क्षेत्र देखिएगा, ये तिब्बत होता है और तिब्बत में यहाँ पर एक प्रमुख झील होती है जिसको मानसरोवर झील कहते हैं। ये कौन सी झील है? मानसरोवर झील। ये क्षेत्र जो होता है पानी का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्रोत होता है और यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं और उसी ग्लेशियरों में एक प्रमुख ग्लेशियर होता है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। इसका नाम है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ या जो चट्टान पाए जाते हैं उन्हीं को ग्लेशियर कहा जाता है। तो यहाँ मानसरोवर झील के निकट से 3 प्रमुख नदियाँ निकलती हैं और तीनों ये विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। इसमें एक नदी हम देख रहे हैं यहाँ से निकल रही है जो पूरब की ओर प्रवाहित हो रही है और इस नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। सांगपो नदी। सांगपो कहाँ पर कहा जाता है? तिब्बत में। और यहीं से देखिएगा एक नदी और है जो पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है इस प्रकार से, और इस नदी को सिंधु नदी कहते हैं। तो ये नदी आपकी है सिंधु नदी। इसको लिख दे रहे हैं यहाँ पर, सिंधु नदी, इंडस रिवर जिसको कहते हैं, सिंधु नदी या इंडस रिवर। एक नदी और होती है जहाँ पर इसी के निकट एक झील होती है जिसको राक्षस ताल कहा जाता है या राकस झील के नाम से जाना जाता है। तो इसी राकस झील या राक्षस ताल से नदी निकल करके इस प्रकार से प्रवाहित होती है और हिमाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है और फिर ये पंजाब में चली जाती है। इस नदी को सतलज नदी कहा जाता है। ये नदी है सतलज। सतलज नदी होती है, ये प्रवाहित हो रही है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से भारत की 3 प्रमुख नदियाँ सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र निकल रही हैं। और ये 3 की तीनों नदियाँ पूर्ववर्ती नदियाँ होती हैं। पूर्ववर्ती नदी का अर्थ होता है कि वे नदियाँ जो हिमालय के उत्थान के पहले से ही प्रवाहित हो रही हैं। हिमालय के उत्थान के बाद भी इन नदियों ने न तो अपना मार्ग बदला और न ही अपनी दिशा बदली। ये तीनों नदियाँ सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियाँ तीनों पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। तीनों अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ हैं। सिंधु नदी देखिए तिब्बत में बह रही है, फिर भारत में, फिर पाकिस्तान में चली जा रही। 3 देश में। सतलज भी हम लोग देख लें, सतलज नदी तिब्बत में बह रही है, फिर भारत में, फिर यहाँ पर जा कर के पाकिस्तान में। सारी नदियाँ जो सिंधु की सहायक होती हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, सब नदियों का जल इसी सिंधु नदी में मिल जाता है। तो सतलज नदी भी तिब्बत, भारत और पाकिस्तान 3 देशों में बह रही है। और सांगपो नदी जिसको भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है, इसको भी हम लोग देख लें कि तिब्बत में, उसके बाद भारत और फिर बांग्लादेश। तो ये सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियाँ तीनों नदियाँ 3 देशों में बह रही हैं और तीनों अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ हैं और तीनों हिमालय के उत्थान से पहले से ही बह रही हैं। इसलिए ये तीनों नदियाँ
पूर्ववर्ती नदियां होती हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं कि सिंधु में और कौन कौन सी प्रमुख सहायक नदियां हैं जो आकर के इसमें मिलती हैं। यहाँ पर देखिएगा, रेंज हमने बताया था कि सिंधु नदी जो होती है लद्दाख, इसके उत्तर में लद्दाख रेंज होता है, ये लद्दाख है, और इसके दक्षिण में जो होता है वो जास्कर रेंज होता है। ये लद्दाख है और ये जास्कर रेंज होता है। तो सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच में प्रवाहित होती है। और इस सिंधु नदी में 5 प्रमुख नदियां हैं जो आकर के इसमें मिलती हैं: झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम नदी देखिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर है और यहीं से ये निकलती है और इस प्रकार से ये प्रवाहित होते हुए आगे की ओर बढ़ती है। ये झेलम नदी है, झेलम नदी जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील से निकलती है। कहा जाता है कि ये झेलम नदी ऐसी नदी है जो शेषनाग को झेल सकती है। शेषनाग को झेलना सबके बस की बात नहीं होती है। तो झेलम नदी जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील से निकलती है और भारत की सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है बुलर झील, बुलर झील से होकर के प्रवाहित होती है। ठीक है, झेलम के बाद देखिएगा अगली नदी होती है चिनाब नदी। चिनाब नदी यहाँ हिमाचल प्रदेश से निकलती है और ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी होती है। कौन नदी? चेनाब नदी, क्योंकि सारी नदियाँ आकर के इसी में मिलती हैं, चेनाब नदी में। ठीक है, ये चेनाब नदी है। चेनाब नदी, चेनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है और ये हिमाचल प्रदेश से निकल रही है। चेनाब के बाद अगली नदी है, ये भी हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है, जिसको रावी नदी कहते हैं। रावी नदी है ये। रावी नदी भी आकर के चेनाब नदी में मिल जाती है। रावी नदी, आर लिख दे रहे हैं, रावी। झेलम, चेनाब, रावी। उसके बाद देखिए एक नदी और है यहाँ जिसको ब्यास नदी कहा जाता है। ये भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है और आकर के पंजाब में सतलज नदी में मिल जाती है। ये पंजाब में किस नदी से मिली? सतलज नदी से। और किस स्थान पर मिलती है? ये स्थान बड़ा फेमस है, हरिके बैराज। हरिके बैराज। और इसी हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। इंदिरा गांधी नहर। और इस इंदिरा गांधी नहर के द्वारा राजस्थान के पश्चिमी भागों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तो एक क्वेश्चन आता है कि हरिके बैराज में किन 2 नदियों का संगम होता है? तो हरिके बैराज में ब्यास और सतलज नदियों का संगम होता है। हरिके बैराज में ब्यास नदी और सतलज नदी का संगम होता है। और इंदिरा गांधी नहर जल कहाँ से प्राप्त करती है? तो इंदिरा गांधी नहर ब्यास और सतलज नदियों से प्राप्त करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से सिंधु की यहाँ 5 प्रमुख सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। अब देखिएगा क्वेश्चन आता है कि इन 5 नदियों में से कौन सी ऐसी नदी है जिसका उद्गम और अंत दोनों भारत में है? जिसका उद्गम भी भारत में है और अंत भी भारत में है। तो हम देख रहे हैं ये ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश से निकल रही है और पंजाब में आकर के सतलज नदी में मिल जा रही है। तो ब्यास नदी का उद्गम भी भारत है और
अंत भी भारत है, जहाँ पर पांचों नदियाँ मिल जाती हैं, इसी को कहते हैं पंचनद। ये क्या है? पंचनद है। और फिर ये पांचों नदियाँ आकर के इनकी जो संयुक्त जलधारा होती है पंचनद की, अरब सागर में, इधर अरब सागर होता है, कराची, पाकिस्तान का कराची शहर भी है और बंदरगाह भी है, वहीं आकर के डेल्टा बनाते हुए गिर जाती है। और सिंध की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है ये चेनाब नदी है। हमने बताया कि मानसरोवर झील के निकट एक ग्लेशियर होता है चेमायुंगडुंग। चेमायुंगडुंग से सिंधु नदी भी निकलती है और इसी ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी भी निकलती है, जिसको तिब्बत में सांगपो नदी कहा जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में ये भारत में जब प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहंग नदी हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश में सांगपो या ब्रह्मपुत्र नदी को दिहंग नदी कहते हैं। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश, AR लिख दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद असम में यहाँ धुअरी से लेकर के सदिया तक इस दिहंग नदी को ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। यहाँ पर असम में इसका नाम हो गया ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। और फिर इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बांग्लादेश में प्रवेश कर रही है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये बांग्लादेश में जब जाती है तो इसका नाम यमुना हो जाता है, यमुना नदी कहते हैं, यमुना। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी के कई नाम हैं। तिब्बत में सांगपो नदी इसको कहा जा रहा है, चीन या तिब्बत में सांगपो नदी। अरुणाचल प्रदेश में जहाँ ये भारत में प्रवेश करती है इसको दिहंग नदी कहा जा रहा है। असम में इसको ब्रह्मपुत्र नदी और बांग्लादेश में इसे यमुना नदी कहा जाता है। एक नदी देखिएगा मणिपुर होता है, यहाँ पर मणिपुर से आती है और ऐसे कैंची जैसा मोड़ बनाती है और आ करके पुनः इसमें मिल जाती है। इसको बराक या मेघना नदी कहते हैं। यह है बराक नदी या मेघना, मेघना नदी है। और ये कैंची जैसा मोड़ बनाती है। जिस प्रकार से कैंची नहीं होता इस तरह से, तो ये कैंची जैसा मोड़ बनाती है। और दुनिया में इस प्रकार की नदियों के बहुत ही कम एग्जाम्पल मिलते हैं जो कैंची जैसा मोड़ बनाती हो। इसके बाद हम लोग देख लें गंगा नदी को। गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है। यहाँ पर देखिए भागीरथी और अलकनंदा, ये दो नदियों का संगम होता है देवप्रयाग में। कहाँ पर? देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम होता है और यहीं से इस नदी का नाम गंगा पड़ता है, गंगा। तो क्वेश्चन आता है कि गंगा नदी का नाम जो होता है गंगा कहाँ से पड़ता है? तो देवप्रयाग नामक स्थान से इस नदी का नाम गंगा पड़ा। इसके पहले भागीरथी इसका नाम था। उत्तराखंड में देखिएगा ये भागीरथी नाम से निकलती है और अलकनंदा भी नदियाँ भी आकर के देवप्रयाग में मिल जाती है। तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा दो नदियों का संगम होता है और दोनों की संयुक्त जलधारा को गंगा नदी कहा जाता है। गंगा नदी हरिद्वार से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में कहाँ से प्रवेश करती है? हरिद्वार से। और गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है, ये क्वेश्चन आता है। तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ आप लोग कॉपी कलम लेकर के इसको लिख लीजिएगा कि भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियों का संगम
देवप्रयाग में होता है और देवप्रयाग से इस नदी का नाम गंगा है। और हरिद्वार में गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है और उत्तर प्रदेश में ये बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। उसके बाद देखिएगा उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होते हुए ये बांग्लादेश में चली जाती है। और बांग्लादेश में इस नदी का जो नाम है ये पद्मा होता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में यमुना। पद्मा और यमुना दोनों की जो संयुक्त जलधारा होती है इसी को मेघना कहा जाता है। मेघना यानी गंगा नदी का जो प्रारंभिक नाम था, जहाँ से उद्गम हुआ था, भागीरथी। भारत में इसको गंगा, बांग्लादेश में पद्मा और इसका लास्ट नाम जो होता है मेघना। और यहीं से देखिए मेढक की तरह से मेघना जो होती है बंगाल की खाड़ी में छलांग लगा देती है। तो गंगा नदी इस प्रकार से इधर से यानी कि निकल रही है और पूरब की ओर प्रवाहित हो रही है। तो इसमें हम लोग देख लें कि इसमें बाईं ओर से कौन कौन सी नदियां आके मिलती हैं, प्रमुख नदियां, और दाईं ओर से कौन कौन सी प्रमुख नदियां आकर के मिलती हैं। तो उत्तर की ओर से प्रमुख जो नदियां आकर के मिलती हैं तो ये हो गई पहली रामगंगा। इसको आप लोग लिख लेंगे राम गंगा, 60 में हम लिख दे रहे हैं, ये रामगंगा है। ठीक है। रामगंगा नदी जो होती है उत्तराखंड से निकलती है और प्रवाहित होते हुए आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। ये रामगंगा नदी जो होती है गंगा नदी में मिलने वाली पहली सहायक नदी है और ये मैदानी क्षेत्र में आकर के मिलती है। रामगंगा नदी के बहाव क्षेत्र में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पाया जाता है। ठीक है। यह एक प्रमुख नेशनल पार्क है जो रामगंगा नदी के बहाव क्षेत्र में पाया जाता है। और ये रामगंगा नदी, राम जी की गंगा, खुशबुओं का आनंद लेते हुए खुशबुओं के शहर कन्नौज में आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। रामगंगा के बाद अगली नदी देखिएगा जो होती है वो है गोमती नदी। गोमती नदी है, ये गाजीपुर में आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन आता है कि इधर की उत्तर भारत की नदियाँ दे देगा गंगा नदी की और पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन हिमालयी नदी नहीं है। तो ये गोमती नदी जो होती है, गोमती नदी हिमालयी नदी नहीं है क्योंकि ये हिमालय से नहीं निकलती है, बल्कि उत्तर प्रदेश में ये पीलीभीत के फुलर झील से, पीलीभीत होता है उत्तर प्रदेश में, पीलीभीत जिला है, पीलीभीत के फुलर झील से निकलती है। फुलर झील। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इसी गोमती नदी पर स्थित होती है। गोमती के बाद देखिएगा अगली नदी जो होती है घाघरा नदी होती है। घाघरा नदी, यहाँ पर देखिएगा नेपाल और भारत, या कह लें नेपाल और उत्तराखंड की सीमा पर यहाँ पर काली नदी प्रवाहित होती है। और इधर नेपाल से एक नदी निकलती है जिसको कर्णाली नदी कहा जाता है। ठीक है। तो ये सारी नदियाँ मिल जाती हैं आपस में और इसे घाघरा नदी कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में इसी को सरयू नदी भी
कहते हैं। रामनगरी अयोध्या इसी सरयू नदी के तट पर स्थित है। तो ये नदी आपकी हो गई घाघरा। घाघरा नदी, घाघरा नदी कहाँ पर मिलती है? छपरा में आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। अगली नदी देखिएगा, ये गंडक नदी होती है और ये गंडक नदी इस प्रकार से प्रवाहित होते हुए आकर के सोनपुर में आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। गंडक नदी। गंडक के बाद अगली नदी जो होती है कोसी नदी। ये कोसी नदी है। कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। कोसी नदी के कारण बिहार में अत्यधिक बाढ़ें आती हैं, इसलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। ये मान लीजिए नदी है, इस प्रकार से ये प्रवाहित हो रही है और अपने द्वारा लाए गए मलबे को अपने ही रास्ते में जमा कर लिया, तो इनका मार्ग क्या हो जाता? अवरुद्ध हो जाता है। इस नदी को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन वो पानी है, रुकेगा नहीं, ये दूसरे दिशा में प्रवाहित होगा और इधर मकान हों, बस्तियां हों तो क्या होंगी? इस बाढ़ के चपेट में आ जाएंगी। नदी का जल वहाँ पे पहुँच जाएगा। शाम को लोग दरवाजे पर अपना बिस्तर पलंग बिछा करके सो रहे होते हैं और रातों रात उसके नीचे से पानी घुस जाता है। लोग जान नहीं पाते हैं कि ये कैसे हो गया। तो इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। और ये कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए और बाढ़ लाने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस होती है, इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। और ये भागते भगाते भागलपुर में आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। भागलपुर में कोसी नदी को बिहार का शोक और दामोदर नदी को बंगाल का शोक, महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, जबकि हुआंगहो नदी को चीन का शोक कहते हैं। अगली नदी होती है महानंदा। महानंदा नदी है और ये सबसे पूरब में स्थित, हम कह लें कि गंगा की सहायक नदी होती है और ये पश्चिम बंगाल में आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। तो इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण की ओर, या हम कह लें कि बाएं ओर से गंगा नदी में मिलने वाली जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, इसका नाम है महानंदा। महानंदा। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। तो इसमें एक नदी, ये गोमती नदी जो है, ये हिमालयी नदी नहीं होती है। और गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी होती है, ये घाघरा नदी होती है, क्योंकि ये नदी बहुत ज़्यादा पानी लेकर के आती है। और जबकि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना होती है। ये देखिएगा यमुना नदी है। यमुना, या इसको कालिंदी नदी भी कहते हैं। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी घाघरा नदी है और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी जो होती है यमुना नदी। यमुना नदी देखिएगा उत्तराखंड में बंदरपुंछ होता है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्लेशियर पाए जाते हैं इस प्रकार से बंदर के पूंछ की तरह से होते हैं इनका आकार, इसलिए इसको बंदर पुंछ कहा जाता है। और बंदर पुंछ के गंगोत्री, गंगा नदी गंगोत्री से निकली थी, तो यमुना नदी देखिएगा बंदर पुंछ के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी होती है। और इस यमुना में
कुछ प्रमुख सहायक नदियां आकर के मिलती हैं। जैसे यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी जो होती है ये है चंबल नदी। चंबल, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल नदी। चंबल नदी मालवा के पठार पर प्रवाहित होने वाली ये मुख्य नदी होती है और चंबल नदी ने मालवा पठार को काट करके ऊंचे नीचे भूमियों में बदल दी है, जिसको वहाँ के लोग उसको स्थानीय भाषा में बीहड़ कहते हैं। और ये चंबल नदी जो होती है घड़ियालों के लिए जानी जाती है। और इस क्षेत्र में जो अपरदन होता है जिसको गुल्ली अपरदन या गुल्ली इरोजन कहा जाता है, तो बीहड़ों का निर्माण चंबल नदी करती है। इसने चंबल को काट करके ऐसे ऊंचे नीचे भूमि में बदल दिया है जिसको बीहड़ कहते हैं। और ये ऊंचे नीचे क्षेत्रों में कृषि नहीं की जा सकती है, ठीक है। और ये डाकुओं के लिए शरण स्थल रहे हैं, लुटेरों के लिए यहाँ पर आदर्श दशाएं पाई जाती हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति जा रहा है, ठीक है, और यहाँ डाकू खोह में छुपे हुए हैं लोग, तो पता नहीं चल पाता है। ऊंचाई अधिक होने के कारण ये व्यक्ति इसको देख नहीं पाता है और ऊंचे स्थान पर जो डाकू रहते हैं इनको देख लेते हैं और इनके सामानों को लूट लेते हैं। यहाँ पर जो अपरदन होता है उसको गुल्ली अपरदन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भूमि होती है वो भुरभुरी और बलुई होती है, जिसको काटना बहुत आसान होता है और थोड़े ही जल से ये मिट्टी कट जाती है। तो यमुना की सहायक नदियाँ चंबल हो गई। चंबल के बाद देखिएगा बेतबा है, फिर केन नदी है। चंबल, ये बेतबा, ये केन। उसके बाद देखिएगा यहाँ मैकाल पठार होता है। मैकाल पठार से सोन नदी, ये देखिएगा सोन नदी है। सोन नदी मैकाल पठार की जो ऊंची चोटी है सबसे, उसको अमरकंटक कहा जाता है। तो यहाँ से निकलती है सोन नदी और ये गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है घाघरा और गंडक नदियों के बीच में। तो सोन नदी मैकाल पठार पर स्थित अमरकंटक की पहाड़ी होती है, यहाँ से निकलती है और आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। सोन की सहायक एक नदी होती है रिहंद नदी। सोन की सहायक रिहंद नदी है। और इस मैकाल पठार से देखिएगा 3 प्रमुख नदियाँ निकलती हैं। सोन नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा नदी में मिल गई और यहीं से महानदी निकलती है। तो ये महानदी कहाँ जाएगी? महानदी जाएगी बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और यहीं से नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है। नर्मदा नदी जो होती है ये खंभात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी अरब सागर के खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये पठार मैकाल पठार है। मैकाल पठार, तो इस मैकाल पठार से 3 प्रमुख नदियां निकली और तीनों विभिन्न दिशाओं में गई। उत्तर की ओर सोन नदी और पूरब की ओर, दक्षिण पूरब की ओर ये महानदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है और पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए ये नर्मदा नदी है जो विभ्रंश घाटी में बहती हुई आकर के अरब सागर के खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। ये देखिए ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत में प्रवेश करती है और ये असम में आती है तो यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ आकर के इस ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती हैं। इसलिए ये ब्रह्मपुत्र नदी में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसकी चौड़ाई अत्यधिक हो जाती है। इसलिए ये द्वीपों का निर्माण करती है
और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो होता है माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप होता है, ये असम में है। माजुली द्वीप असम में है और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे इधर भी हिमालय पर्वत है, ऊंचा भाग इधर है, इधर भी आपका दक्षिण की ओर बैंड हुआ हिमालय, और यहाँ पर मेघालय या शिलांग पठार होता है। तो ये भी क्षेत्र ऊंचे हैं, दक्षिण वाले भी, उत्तर वाले भी, इधर वाले भी क्षेत्र ऊंचे हैं। और घाटी जो होता है समतल भूमि असम में ही मिल पाता है, इसलिए इन सारे क्षेत्रों से जो भी नदियाँ होती हैं निकल करके असम घाटी में आती हैं और सारी की सारी नदियाँ इसी ब्रह्मपुत्र नदी में आकर के मिल जाती हैं। और इस ब्रह्मपुत्र नदी में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए इसकी चौड़ाई अत्यधिक हो जाती है। भारत की जो सबसे लंबी नदी होती है ये गंगा नदी है, और गंगा नदी की लंबाई जो है 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर होती है, ये गंगा नदी की लंबाई है। और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई जो होती है ये 2900 किलोमीटर होती है। 2900 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी से लंबी है, लेकिन भारत की अगर हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र का अधिकांश भाग हम देख रहे हैं कि ये तिब्बत में प्रवाहित होता है, भारत में इसका इतना ही भाग प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, और सिंधु नदी की टोटल लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो सिंधु नदी की टोटल लंबाई जो होती है ये ब्रह्मपुत्र नदी से 20 किलोमीटर कम होती है। तो ये 2900 किलोमीटर है, तो ये 2880 किलोमीटर हो जाएगा। इसकी लंबाई जो हो जाएगी 2880 किलोमीटर। ये किसकी लंबाई है? ये सिंधु नदी की लंबाई होती है। और एक चीज़ यहाँ पर देखें, सिंधु जल समझौता, भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों के जल को लेकर के एक समझौता हुआ था 1960 में, जिसको सिंधु जल समझौता के नाम से जाना जाता है। उस सिंधु जल समझौता में क्या हुआ था कि उत्तर की जो 3 नदियां हैं, सिंधु, झेलम और चिनाब, उत्तर की 3 नदियां जो होती हैं ये तीनों, इन 3 नदियों का 80% जल जो होगा पाकिस्तान उपयोग करेगा और 20% जल जो होगा वो भारत यूज करेगा। और ये 3 जो नदियां हैं दक्षिण की, इन 3 नदियों के बारे में इसका उल्टा था कि यानी कि रावी, ब्यास और सतलज, इन 3 नदियों का जो जल है उसका 80% भारत उपयोग करेगा और 20% पाकिस्तान उपयोग करेगा। ये सिंधु जल समझौता 1960 में तय हुआ था कि उत्तर की 3 जो नदियां हैं सिंधु, झेलम, चिनाब, ठीक है, उसका 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा, शेष भारत। और दक्षिण की जो नदियां हैं रावी, ब्यास और सतलज, इसका 80% पानी भारत यूज करेगा, शेष पाकिस्तान यूज करेगा। घाघरा नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी होती है और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी जो है वो यमुना नदी है। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी घाघरा नदी और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी ये चंबल नदी होती है। ये चंबल नदी इटावा में आकर के यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल की एक प्रमुख सहायक नदी होती है क्षिप्रा नदी। ये क्षिप्रा नदी है और क्षिप्रा नदी के किनारे एक प्रमुख शहर स्थित होता है उज्जैन। उज्जैन जो है इसी क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है उज्जैन। भारत में 4 स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, जिसमें एक उज्जैन होता है और ये उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे। दूसरा देखिएगा, गंगा और यमुना के संगम पर
प्रयागराज, जिसको इलाहाबाद कहा जाता था, प्रयागराज में भी महाकुंभ का आयोजन होता है, हरिद्वार में, और चौथा होता है महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे। तो इन 4 स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। यहाँ से देखिएगा, ये गंगा नदी है और ये गंगा नदी यहाँ से 2 भागों में विभक्त हो जाती है। इसकी एक भाग जो होता है, एक शाखा बांग्लादेश में चली जाती है जिसको पद्मा कहा जाता है, और दूसरी जो शाखा होती है इसकी, ये वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल चली जाती है, ये जिसको हुगली नदी कहते हैं। कौन नदी? हुगली नदी। और यहीं पर देखिएगा छोटा नागपुर का पठार होता है, और छोटा नागपुर पठार को 2 भागों में काटती हुई नदी प्रवाहित होती है जिसको दामोदर नदी कहते हैं। तो ये कौन सी नदी है? दामोदर नदी। दामोदर नदी। तो ये गंगा नदी की, हुगली नदी क्या है? गंगा नदी की डिस्ट्रीब्यूटरी है, वितरिका जिसको कहा जाता है। सहायक नदियां जो होती हैं, सहायक नदियों को ट्रिब्यूटरी कहा जाता है। और यहाँ से देखिए गंगा नदी का पानी 2 भागों में विभक्त हो जा रहा है। एक भाग इधर बांग्लादेश में चला जा रहा है, दूसरा वेस्ट बंगाल में। तो इसको वितरिका कहा जाता है, या इसको हम डिस्ट्रीब्यूटरी कह सकते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो होती है, ये सुबनसिरी नदी होती है। कौन सी नदी है? सुबनसिरी नदी। ये सुबनसिरी नदी है, ये ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। एक नदी और इस तिब्बत वाले क्षेत्र से निकलकर इस प्रकार से प्रवाहित होते हुए आकर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। इस नदी को लोहित नदी कहा जाता है, लोहित नदी। और ये लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की एक प्रमुख सहायक नदी होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद हम एक नए बेहतर क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।